नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। दोस्तों, क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया टॉप एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी सुनिश्चित करते हैं अपनी सफलता को, पाते हैं देश के जाने माने एजुकेटर को, जहाँ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, आप सभी के साथ मैं मयंक द्विवेदी जुड़ा हुआ हूँ। देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी के साथ जुड़े होते हैं। दोस्तों, नियमित क्लासेस चलती हैं। 15,519 कोर्सेज अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत, जहां देखेंगे मेरा प्रोमो कोड है मयंक1 और आप सभी मेरे साथ ले सकते हैं इसमें एडमिशन। जहां पे एडमिशन है दोस्तों, आप देखें 6 महीने का एडमिशन है 36,450 रुपये पे, और वहीं पे आप देखें 12 महीने की फीस 44,550, 10% के डिस्काउंट के बाद आप सभी की फीस हो जाती है 44,550 रुपये। 24 महीने की फीस 72,000 रुपये, जो घट करके हो जाती है 64,000 रुपये। आप देखेंगे 36 महीने की फीस 90,000, जो घट के हो जाती है 81,000। दोस्तों, आप देखिए आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे 12 महीने की फीस है आपकी 74,500 रुपये। वहीं आप देखें 67,050 रुपीज़ आप सभी की फीस पड़ती है। वहीं आप देखेंगे 24 महीने की फीस 1,15,750 रुपये। वहीं आप 1,07,175 रुपये आपकी फीस पड़ती है। 1,53,750 रुपये 36 महीने की फीस, जो घट करके हो जाती है 1,38,357,375 रुपये। दोस्तों, चलिए जुड़िए आप सभी, जहाँ नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, 18 तारीख से बैचेस स्टार्ट है, 24 तारीख से बैचेस स्टार्ट है, 1 ईयर्स 2 ईयर्स एंड एनसीईआरटी बैचेस स्टार्ट है। आप देखें टारगेटेड बैचेस, सारे बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं। मिशन विक्ट्री के तहत आप 1 ईयर बैचेस कोर्स में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, 2022 के लिए आप सभी का स्वागत है। कम्बो प्लान में आप देखें जीएस ऑप्शनल और ले सकते हैं आप आइकॉनिक प्लेटफॉर्म कितने पे, 12 महीने में 88,705 रुपये में। वहीं आप देखें आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप सभी 70,103 रुपये में। तो दोस्तों, आप सभी को ऑप्शनल सहित इतने सस्ते दर में कहीं पे भी किसी भी संस्थान के अंतर्गत आपको पूरी फीस, पूरे क्या कहते हैं स्टडी नहीं मिलेगा। आप दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अशोक के अभिलेख और बौद्ध धर्म। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। आप सभी को इस टॉपिक के अंतर्गत मैं पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा कि अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि अशोक के अभिलेख, क्योंकि अगर अभिलेख का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिलेख के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ऐसे अंकित स्रोत हैं, ऐसे अंकित स्रोत जो कागज पर नहीं लिखे जाते। कहां लिखे जाते हैं? पत्थरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम अभिलेख कहते हैं दोस्तों। इसीलिए इन्हें साहित्य का अंग नहीं माना जाता, इन्हें पुरातात्विक स्रोत का अंग माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कहा जाए कि अभिलेखों के बारे में, सबसे पहले रोम से प्रभावित हुआ कौन? अशोक। ठीक है, अशोक, और भारत में अशोक ने अभिलेखों का प्रारंभ किया। क्लियर है? अभिलेखों का प्रारंभ किया। देखिए, अभिलेख में सबसे पहली बात अगर की जाए तो अशोक के अभिलेखों में एकमात्र लेखक का नाम मिलता है जिनका नाम है चापड़। चापड़ नामक इतिहासकार का नाम मिलता है, जहां पे वीडी भंडारकर महोदय, इन्होंने अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखा है, मौर्य काल का इतिहास लिखा है। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल का इतिहास इन्होंने अभिलेखों के आधार पर लिखा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अभिलेख, सबसे शानदार अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए प्रथम अभिलेख के बारे में, जितने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं मैं उन्हीं की चर्चा आपसे भी करूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। देखें तो इसमें किसकी किसकी चर्चा है। देखें, ये आपसे मेंस में, पीटी में सभी पूछा जाता है। तो पहली बार आप लिखेंगे समाज, ठीक में उत्सव का निषेध,
यह धन के अपव्यय को रोकने के लिए कहा गया है। दूसरा, पशु बलि का निषेध, निषेध का मतलब होता है रोकना। तीसरा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरीके से हैं। ऐसा उल्लेख किया गया है दोस्तों इसमें। अगर स्पेशली कहा जाए तो ये जो सभी मनुष्य मेरी संतान की तरीके से हैं, इसका उल्लेख यह प्रथम पृथक अभिलेख में है। मतलब आप देखिए एक ही सेंस हुआ, आप कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये भी लिखा रहता है प्रथम पृथक शिलालेख। इसे कलिंग लेख भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से क्या लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, मेरी प्रजा है। जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए, इसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए भी कल्याण की कामना करता हूं। पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी भांति मैं अपनी प्रजा के भी कल्याण की कामना करता हूं। तो ये बड़ी उक्ति इसमें लिखी गई। जहां दोस्तों देखिए द्वितीय अभिलेख में कहा जाए, द्वितीय शिलालेख में द्वितीय शिलालेख के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये है पहला प्रयत्न राज्य चेर केरल पुत्र चोल पांड्य क्षत्रिय पुत्र एवं ताम्रपाणी अर्थात श्रीलंका। आपसे कहा जाता है दक्षिण राज्यों की चर्चा। देखिए अगर एक वर्ड में कहा जाए तो दक्षिण राज्यों की चर्चा अशोक ने किस अभिलेख में की है? दक्षिण राज्यों की चर्चा अशोक ने द्वितीय अभिलेख के अंतर्गत की है दोस्तों। वहीं पे आप देखिए और क्या लिखा है इसमें लिखा गया है पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याण के कार्यों की जानकारी द्वितीय शिलालेख में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय शिलालेख में दिया गया है। अगला आप देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं तृतीय अभिलेख की, तो देखिए तृतीय के अंतर्गत क्या है? पहला महामात्रो अर्थात पदाधिकारियों, ठीक है।
पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। ठीक है, जहां अगला देखेंगे रज्जुक या रज्जुकों की नियुक्ति संबंधी चर्चा है। ध्यान रखिए, रज्जुक कौन होता था दोस्तों? जिस प्रकार से आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश होता है, उसी भांति रज्जुक भी होता था। अब देखेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम लोग चर्चा करें 5वें शिलालेख के बारे में, पांचवें शिलालेख में तो पहला धर्म महामात्रों की नियुक्ति, एवं कार्य निर्देश। दूसरा मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था की जानकारी, इसका चर्चा है दोस्तों। अब देखिए, अगर कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की ही चर्चा मैं कर रहा हूं, क्रम से नहीं, बल्कि अब देखें 11वें अभिलेख की बात करें तो देखिए कि धम्म विजय, विशेषताएं। दूसरा धार्मिक सहिष्णुता, की नीति का उल्लेख। तीसरा कलिंग युद्ध का वर्णन। चौथा, सॉरी, कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें नहीं है, एक मिनट सॉरी। देखिए, धम्म विजय की विशेषता तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख इसके अंतर्गत आता है। जो कलिंग युद्ध है वो है 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला कलिंग युद्ध का वर्णन। दूसरा 5 सीमांत राज्य, 5 सीमांत यूनानी राजाओं की चर्चा। ठीक है। अब देखिए, जिसे कहा जाता है कि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किया। ठीक है, अशोक ने 5 क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने धर्म का प्रचार, जिसे पहले में कहा जाए तो सीरियाई राजा थे जिनका नाम था अंतियोक। ये कहाँ के राजा थे? ये थे सीरियाई नरेश। दूसरा कहा जाए, आइए इसमें पूछा गया है तुर्मय, ये मिस्र के नरेश थे दोस्तों। तीसरा
अतिकिनी, ये है मेसोडोनिया, मेसोडोनियन नरेश थे। चौथा दोस्तों देखा जाए मग, यह है एपिरस। पांचवा है अलिक सुंदर, ये सीरीन के शासक थे, राइट, ये सीरीन के शासक माने जाते हैं। और दोस्तों 13वें अभिलेख में ही आठविक राज्यों की चर्चा है, आठविक राज्यों। ध्यान रखिएगा, आठविक राज्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अशोक ने धम्म स्वीकार कर लिया, धम्म की बात कही, तो यहाँ पे अशोक ने एक चीज जोड़ा, क्योंकि आठविक राज्य जो थे वो अशांति के कारण अशांति फैला रहे थे पूरे समाज में। तो ऐसी स्थिति में अशोक ने कहा था कि अगर मेरे राज्य में कोई भी अशांति फैलाएगा तो मैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैंने सिर्फ साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागा है, राज्य की सुरक्षा को नहीं। प्रथम पृथक शिलालेख में एक बात और कही है अशोक ने, वो कही है जैसे एक मां अपनी संतान के लिए कुशल धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है, उसी भांति मैं भी अपनी प्रजा को अपने रज्जुकों को सौंपकर संतुष्ट हो जाता हूं, राइट, संतुष्ट हो जाता हूं। अगला 7वें शिलालेख में लिखा है, सातवें शिलालेख में लिखा है सभी पंथों के मध्य, राइट, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये दोस्तों अभिलेखों के बारे में है। और अगर कहा जाए तो और अन्य अभिलेखों में, जैसे मास्की, गुर्जरा अभिलेखों में अशोक के नाम, देवानाम प्रियदर्शी, राजा अशोक की चर्चा मिलती है। तो वहीं देखेंगे नेपाल की तराई में दो अभिलेख पाए गए हैं। एक का नाम है रुमिनदेई और दूसरा है निगलवा, ठीक है। इन दोनों स्तंभ लेखों से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमाण प्राप्त होता है।
और कहा जाए कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में भी इन्हीं से जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगर कहा जाए तो अशोक का बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण, अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, इसका प्रमाण भाब्रू, ये देखिए दोस्तों बैराट राजस्थान में है, भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों इसके बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होता है। रुमनदेही सबसे छोटा अभिलेख और भाब्रू सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता है अशोक के शासनकाल का। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप सभी से बताया अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण, जैसे महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख है। इस अभिलेख से मौर्य काल में आपात की स्थिति का साक्ष्य मिलता है। अर्थात आपात की स्थिति का मतलब अकाल का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अकाल का प्रमाण यहां से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये रहा पूरी की तरीके से अशोक के अभिलेखों के बारे में। चलिए अब हम लोग जानकारी करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म। दोस्तों अशोक और बौद्ध धर्म में देखिए सबसे पहले तो कहा जाता है अपने शासन के, अशोक शासन पर कब बैठा, अशोक गद्दी पर बैठा 269 BC में, और गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष बाद यह कलिंग युद्ध लड़ता है। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकला, नरसंहार हुआ और विजय प्राप्त की, जिससे अशोक बहुत दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद अशोक ने अपने सिंहासन से 10वें वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की। ठीक है, और बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ तथा अपने सिंहासन पर बैठने के 14वें वर्ष बाद अशोक ने महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है, जिससे धर्म को दबाववश नहीं, सहिष्णुता के आधार पे, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे जो व्यक्ति जो धर्म अपनाना चाहे वह उसे पूरी निष्ठा के साथ अपना सकता है। देखिए दोस्तों अगला, अशोक ने अपने शासन के गद्दी पर बैठने के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। जहां पे इन्होंने टैक्सेशन को 1/8 कर दिया, मतलब घटा के लगभग 0 कर दिया। राइट है ना, 0 कर दिया। तो ये आप देखिए, आपसे क्रम पूछा जाता है कि किस वर्ष, शासन के किस वर्ष, 8वें वर्ष इसने कलिंग पर युद्ध किया, 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की, 14वें वर्ष इसने महामात्र की नियुक्ति की और 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं अशोक और धम्म। दोस्तों कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। ध्यान रखिएगा, अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसके बारे में जानकारी कहां मिलती है, एक है राहुलोवाद सूत्र,
राहुलोवाद सूक्त में चर्चा मिलती है धर्म की, अशोक का धम्म क्या है? अशोक के धम्म की परिभाषा दी गई है राहुलोवाद सूक्त के अंतर्गत। परिभाषा के अंतर्गत लिखा गया है, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च इति धम्म। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है कि हाँ, इसकी परिभाषा कहा गया है कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य और कर्म की शुद्धि ही धर्म है। क्या है? इसने कहा कि पाप से मुक्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य एवं कर्म से शुद्धि, कर्म में शुद्धि की बात करता है कौन? अशोक। ठीक है, तो इनका मानना है कि साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता होना, दया, दान, सुचिता, प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार करना ही धम्म है। दोस्तों देखिए, परिभाषा लिखी गई कहाँ? राहुलोवाद सूक्त में। लेकिन अगर हम देखेंगे व्याख्या कहाँ लिखी गई? तो व्याख्या दूसरे से 7वें अभिलेख में की गई है, सॉरी स्तंभ लेख में। यहां पे इसकी व्याख्या की गई है, ध्यान रखिएगा, यहां परिभाषा नहीं की गई। परिभाषा कहां दिया गया है? राहुलोवाद सूक्त के अंतर्गत, जहां व्याख्या की गई है दूसरे से 7वें स्तंभ लेख के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने अपने धर्म को, अशोक का धम्म जो था वो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए था, और इसीलिए अशोक ने अपने शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, राइट हैंड। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति क्या है? इसके अंतर्गत अशोक ने इसे पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया। मोगलीपुत्तिस्य इसके अध्यक्ष रहे, और इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की, जो 3 पिटकों में से एक था। जैसे आप देखते हैं कि 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुप्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। देखिए, विनय पिटक नियम कानून से संबंधित है, सुप्त पिटक उपदेश हैं बुद्ध के, और अभिधम्म पिटक दर्शन है। तो इन तीनों पिटक, इन्हीं को कहा जाता है त्रिपिटक। तो इस आधार पे अशोक ने तृतीय पिटक की रचना अपने शासनकाल में करे, तथा यही पाटलिपुत्र में इसने कहा, कठोर नियम बनाए। कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी संघ को समाप्त कर सकती है। कठोर नियम की रचना की इसने। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू था, यहाँ पे कठोर नियम की रचना बौद्ध धर्म के अंतर्गत की गई।
अब दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, जहां पे आप देखेंगे अगला कि जैसे कुछ अभिलेख और हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक अभिलेख है जिसे हम कहें कि अभिलेख है शाहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा का अभिलेख। ठीक है, ये कहां पे है? देखिए दोस्तों, ये खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, और इस अभिलेख यह पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है, पाक में है, पेशावर जिले में है, आता है अभी भी। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा, अगला अभिलेख जो है, लोकेशन जान के रखिएगा, तक्षशिला, तक्षशिला एवं लंघमान अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह काबुल में है, और सरे कुन्हा कुन्हा कंदहार में है। ठीक है, और दोस्तों ये अरमेइक लिखा गया है, अरामेइक में लिपि में लिखा गया है। आपको बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि लिपि, इसमें कौन सी लिपि को हम क्या माने। ठीक है, अशोक ने अपने शासनकाल के में तीनों ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेइक लिपियों का प्रयोग किया है। दोस्तों एक अभिलेख है जिसका नाम है निगाली सागर अभिलेख। इसमें बुद्ध के कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का आशय मानव नैतिकता से है दोस्तों। और कलिंग में मैंने कहा था कि धम्म का, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को दी यहाँ पे, अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड, अशोक के बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और पूरी तरीके से जानकारी आप ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने शासनकाल को 5 भागों में बांटा था, शासन को 5 भागों में बांटा था। जैसे हम कहें ये उत्तर, दक्षिण और मध्य हो जाता है। जैसे आप कहेंगे उत्तरापथ को, उत्तर को क्या कहा जाता था? इसे उत्तरापथ कहा जाता था, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। अब चलिए इसमें देख लेते हैं शासनकाल को पूरा। उत्तरापथ, तो इसे कहा, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। वहीं आप देखेंगे दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। ठीक है, तीसरी राजधानी आप देखेंगे अवंती राष्ट्र, अवंती का क्षेत्र था, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैनी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कलिंग राज्य, कलिंग राज्य की राजधानी थी तोसली। ठीक है, और जो मध्य का राज्य होता था इसे कहा जाता था मध्य का राज्य, इसे कहा जाता था पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी। तो यहां शासक बैठता था। अशोक ने अपने नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की समिति बनाई थी, जिसमें प्रत्येक एक समिति के अंतर्गत 6, मतलब कुल कहा जाए 30 सदस्यों की समितियों को 6 समितियों में विभाजित किया गया था।
और ये समितियां 6-5 मतलब आप देखिए 5-5 सदस्यों से एक एक समितियां बनी होती थी। अब आप देखेंगे इनकी पहली समिति जैसे कहा जाए फर्स्ट समिति क्या काम करती थी, इसका एकदम काम डिवाइड था, कार्य डिवाइड था, ध्यान रखिएगा। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है उद्योग शिल्प का निरीक्षण, ठीक है दोस्तों। दूसरी समिति क्या करती थी, विदेशी या कहा जाए विदेशियों की देखरेख। थर्ड समिति क्या करती थी दोस्तों, जन्म मरण का लेखा जोखा। फोर्थ, व्यापार और वाणिज्य। फिफ्थ, निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण। अगला देखेंगे छठी समिति, यह बिक्री कर वसूल करना, यह इसका मुख्य कार्य था दोस्तों। अब अगर हम लोग देखें कि इसके समय में जो प्रमुख अधिकारी थे, अशोक के समय में के अन्य जो प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर लें, अन्य अधिकारियों के बारे में भी देखें दोस्तों। अधिकारियों में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले था पहला अधिकारी था रज्जुक, ठीक है। रज्जुक में क्या होता था दोस्तों, यह ग्रामीण जनपदों की देख रेख का कार्य करता था। इसके पास न्यायिक शक्तियां थी, आज भी डीएम एसडीएम के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती थी इसके पास में दोस्तों। यह 100% पणियों पर, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दूसरा अधिकारी था प्रादेशिक, प्रादेशिक में देखिए क्या था दोस्तों, यह अर्थव्यवस्था का प्रतिष्ठा होता था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख होता था, इसका काम अर्थव्यवस्था को मैनेज करना होता था। अगला होता था दोस्तों महामात्र, महामात्र का क्या काम था, उच्च अधिकारियों को नगर प्रशासन से संबंधित करना था। नगर प्रशासन से संबंधित करना था। अगला था दोस्तों प्रतिवेदक, इसका कार्य सम्राट को सूचना देना होता था। इसका कार्य सम्राट को सूचना देना होता था। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र में जो 18 तीर्थ थे वो कौन कौन से थे, तो आप देख लीजिए 18 तीर्थ। और एक तरफ देखिए तीर्थ, एक तरफ देखिए तीर्थ हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विभाग हैं, संबंधित विभाग, राइट। एक तरफ तीर्थ हैं, दूसरी तरफ संबंधित विभाग हैं। जैसे पहला आप देखिए
पहला है पुरोहित, तो ये क्या होता था, एज अ पीएम होता था। ठीक है, पहला हो गया पुरोहित। दूसरा हो गया सेनापति। सेनापति को क्या कहा जाता था, यह युद्ध विभाग, इसके पास क्या होता था, युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। तीसरा आप देखिए, तीसरा होता था समाहर्ता। समाहर्ता, समाहर्ता का मतलब होता था, यह वित्त मंत्री होता था। अब देखिए वित्त मंत्री। चौथा क्या होता था, देखिए चौथे के अंदर होता था युवराज। युवराज, यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। यह उपराजा भी कहा जाता था, और आज की स्थिति में यह गवर्नर जैसा कार्य करता था। आप देखेंगे पांचवा कितना हो गया उधर, हाँ 4 हो गए। पांचवा देखेंगे हम लोग, देखिए सन्निधाता। सन्निधाता, सन्निधाता का मतलब होता था राजकीय कोषागार, राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, अगला देखेंगे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता था फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। ठीक है, सातवां देखिए दोस्तों नायक। नायक, नायक का मतलब होता है सेना का संचालन करने वाला, सेना का संचालक। आज भी देखिए नायक होते हैं। आठवां कर्मांतिक। कर्मांतिक क्या होता था दोस्तों, उद्योगों कारखानों का प्रमुख। कारखानों का अध्यक्ष, मतलब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बांटा गया था, जिससे किसी को कोई डाउट न हो, कोई हस्तक्षेप न करे किसी के क्षेत्र में। अगला था दंडपाल। दंडपाल का मतलब होता था, इसे कहा जाता था पुलिस अधिकारी। अगला कौन था, व्यवहारिक। ये होता था दोस्तों नगर का प्रमुख अधिकारी। नगर का प्रमुख अधिकारी। 11वां देखेंगे दोस्तों, ये कौन होता था, नागरक। यह नगर का कोतवाल होता था। कोतवाल होता था दोस्तों। 12वां नंबर देखेंगे, दुर्गपाल कहा जाता था। दुर्गपाल, दुर्गपाल कौन होता था, राजकीय दुर्ग की रक्षा करने वाला। अगला अंतपाल। अंतपाल, अंतपाल कौन होता था, सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला। अगला आटविक। आटविक कौन होता था, वन विभाग का प्रमुख। अगला 15 नंबर देखेंगे तो दवारिक। यह होता था राजमहल का प्रधान, राजमहल की व्यवस्था, राजमहल का व्यवस्थापक। अगला देखिएगा अंतर वार्षिक। ये क्या होता था, अंतःपुर का अध्यक्ष। मैं देखेंगे 17 नंबर पे, तो मंत्री परिषदा अध्यक्ष। ये कौन होता था, परिषद का अध्यक्ष होता था।
और कहा जाए दोस्तों इन सब में एक प्रमुख है जिसे हम लोग कहते हैं मंत्री। 18वें नंबर पे हम लोग कहें या एक नंबर पे लिख सकते हैं मंत्री, मतलब यह प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित और मंत्री दोनों का पद अलग अलग होता था, ठीक है, वजीर आज भी जिस तरीके से है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बताई। कौटिल्य के अनुसार जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, सप्तांग सिद्धांत, वो क्या है ध्यान रखिएगा दोस्तों। वो इसमें सप्तांग मतलब राज्य निर्माण के लिए कुल मिलाकर के 7 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, अगला सेना और मित्र। 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 चीजों की आवश्यकता होती है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इन 7 चीजों से मिलकर क्या बनता है सॉरी, सप्तांग सिद्धांत है। किसी राज्य का निर्माण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली कही जाती है इनके समय में, जिसका निर्माण कौटिल्य के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे शासन की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही मजबूत मानी गई है। अगर हम लोग देखें कि मौर्य वंश में न्यायिक प्रणाली क्या थी, अगर मौर्य वंश में अगर आप देखना चाहते हैं न्याय व्यवस्था तो देख लें एक बारी। न्याय व्यवस्था क्या थी देखें। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च न्यायाधिपति। सर्वोच्च न्याय तो सम्राट करता था, लेकिन सम्राट के बाद अर्थशास्त्र में 2 भागों में से बांटा गया है। एक है धर्म स्थिर न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय, राइट। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें धर्मस्थी क्या है, न्यायालय क्या है, ध्यान रखिएगा। धर्मस्थी में इस वर्ग के न्यायालय में नागरिकों के पारस्परिक विवादों, कहा जाए इसमें नागरिकों के पारस्परिक विवादों इन्हें पारस्परिक विवादों को निपटाया जाता था। ध्यान रखिएगा, इन्हें दीवानी अदालतें भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवानी अदालत, ठीक है, क्लियर है। जैसे इसमें हम मान करते हैं चोरी हो गई, लूट हो गया, है ना, और मारपीट हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई मुकदमा होता था, ठीक है, तो ये यहाँ पे निपटाया जाता था। कहाँ पे? धर्मस्थी के। जहां देखेंगे कंटक शोधन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, कंटक शोधन न्यायालय में, तो यहां ध्यान रखिए राज्य तथा नागरिक के मध्य विवाद, राज्य वर्सेस नागरिक विवाद को यहां पे देखा जाता था, ठीक है। और इस न्यायालय को फौजदारी न्यायालय भी कहते थे। फौजदारी न्यायालय कहा जाता था इन्हें, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज हो गई, मारपीट हो गया, हत्या हो गई, चोरी हो गई, ठीक है, इससे रिलेटेड हम बातें देखते ही थे इसमें। लेकिन अब क्या हो जाएगा, कंटक शोधन के अंतर्गत बड़े बड़े जो केसेस हैं उन्हें सॉल्व किया जाता था। तो इस तरीके से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। कौटिल्य ने महामात्या स्पर्श के नाम से गुप्तचर विभाग का भी वर्णन किया है।
जिसमें आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के अंतर्गत गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गुप्तचर प्रणाली अगर देखें आप, तो सबसे पहली बात है, इसके लिए पर्टिकुलर विभाग है जिन्हें कहा जाता था महामात्या पसर। ठीक है ना, ये कहा जाता था। ये कौन होते थे? गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इन्हें अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? इन्हें अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अर्थशास्त्र में दो तरीके के गूढ़ पुरुष की चर्चा की गई। एक है आपका संस्था और संचार। ध्यान रखिए, जैसे संस्था होते हैं ये एक स्थान पे स्थिर होते हैं, एक स्थिर, और जहां पे संचार में देखेंगे तो यह भ्रमण करते हैं, भ्रमणशील होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, जैसे एरियन एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा गुप्तचरों को क्या कहा? ओवरसीयर कहा। ठीक है, और वहीं स्ट्रैबो इन्हें इंस्पेक्टर कहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कहा जाता है पुरुष गुप्तचर होते थे, पुरुष गुप्तचरों को संति, तृष्णा तथा शरद कहा जाता था। वहीं स्त्री गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक कहा जाता था। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पे है दोस्तों, आप सभी से अच्छी तरीके से कलेक्ट करके चलें। ठीक है, इससे आप सभी को अगर देखेंगे तो मौर्य वंश के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, जहां से आप सभी अपने सारे प्रश्न अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी जानकारी और आप सभी को दे देता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी है, जो जब आप पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं, राइट है ना, मेगास्थनीज के बारे में। और मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये 7 भाग कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। देखिए, पहला दार्शनिक, राइट, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, वो शिल्पी, राइट, एक ही में आएगा ये। पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, और सातवां सभासद। ये 7 होते थे जिनसे मिलकर के समाज बनता था। इसका मानना था कि दास व्यवस्था नहीं थी। क्या मानना था? दास व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं की भी स्थिति काफी बेहतर मानी जाती है समाज में, महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ से मानी जाती थी। ठीक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे अगर हम एक संक्षिप्त में कहें, कर व्यवस्था के बारे में अगर आपसे चर्चा करनी थोड़ा सा, और क्योंकि क्रीम है पूरा एक पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर व्यवस्था के बारे में अगर चर्चा कर दें
तो ध्यान रखिएगा, कर व्यवस्था के लिए कुछ शब्द आते हैं जैसे सीता। तो देखिए ये राजकीय भूमि पर लिया जाता था कर, राजकीय भूमि पर लिया जाता था कर। भाग, यह उपज का एक हिस्सा लिया जाता था, उपज का हिस्सा। वहीं पे देखेंगे दोस्तों प्रवेश, यह आयात कर था 20%। वहीं आप देखेंगे निष्काम में यह निर्यात कर था। प्रणय, यह आपातकालीन कर था। और बलि, यह भू राजस्व था। ओके दोस्तों, वृष्टि का मतलब होता था वृष्टि, यह बेगार कर में आता था, बेगार कर। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कर्ज ले लेता है, वो कर्ज नहीं चुकता कर पाता है, तो फिर उसे शासक को क्या करना पड़ेगा, अपने लिए श्रमदान करना होता है। तो ऐसी चीजों की चर्चा यहाँ पे की गई है। ध्यान रखिएगा कि ये महत्वपूर्ण व्यवस्था यहाँ पे की गई हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे सिक्कों के बारे में अगर हमें जानकारी ले लें, मौर्य वंश के बारे में सिक्कों की क्या जानकारी है, तो सिक्कों से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे सबसे पहली बात है यहाँ पण और करसापण नाम के सिक्के पाए जाते थे, जो मुख्यतः किसके होते थे, चांदी के। ठीक है, ये सिक्का बड़ा होता था और ये सिक्का छोटा होता था, ध्यान रखिएगा। वहीं पे यहाँ पे सिक्कों को सुवर्ण भी कहा जाता था, सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, और आप देखेंगे मासक, मासक ये तांबे के सिक्के होते थे। और एक लास्ट सिक्का होता था कांकड़ी। ठीक है, यह भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। और सिक्के के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, उसमें 23 टकसालें थी, मतलब 23 कारखाने, और कारखानों का प्रमुख क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। और एक सबसे बड़ी बात, सिक्कों की गुणवत्ता के लिए रूपदर्शक नाम का अधिकारी होता था। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा मौर्य काल जो था वह अशोक के द्वारा बहुत ही व्यवस्थित किया गया था। इसीलिए पूरे मौर्य काल को हम कहते हैं, या पूरे इतिहास काल का स्वर्णकाल माना जाता है, पूरे इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। तो मौर्य काल में ही जो भी व्यवस्थाएं बनी, जो भी व्यवस्था, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, उन सभी में बहुत ही व्यवस्थित अनुशासन था, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसे संचालित किया गया। इसीलिए यह भारत में प्रथम साम्राज्य था और प्रथम व्यवस्थित शासन तंत्र भी था। आपको बता दें कि जो 18 तीर्थ हैं, आज भी भारत में 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लगभग यहीं से प्रेरित माने जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसका हित निहित है। यह कथन किसने कहा था, यह कौटिल्य ने कहा था। दोस्तों कौटिल्य ने ही कहा था कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वह पूरी तरीके से राजनीति विषय पे लिखा गया है। छठे अभिलेख में तो यह भी लिखा है कि वह प्रजा के कार्य के लिए प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर मिल सकता है और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में बड़ा संतोष मिलता है, ऐसी बातें कही गई हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मौर्य काल जो था वह बहुत ही व्यवस्थित शासन तंत्र के अंतर्गत था, एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत था, एक व्यवस्थित राजतंत्र के अंतर्गत था। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया दोस्तों। तो नेक्स्ट आप सभी के लिए फिर आप ध्यान रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड है दोस्तों मयंक1। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी जुड़े यहाँ पे और तेजी के साथ आप सभी मेरे साथ लगातार अपनी क्लास में बने रहें, जहाँ आप सभी देखिए कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप सभी इनरोलमेंट करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपना एवरी संडे आप सभी का इनरोलमेंट हो रहा है, तो आप सभी यहाँ पे इनरोलमेंट करा लें अपना, अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने आप को इनरोल्ड करें। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों आप सभी।